नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम के बारे में समझेंगे, जनन। सबसे पहले जानते हैं कि जनन आखिर है क्या। जनन वह जैविक प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई जीव अपने जैसी नई पीढ़ी को जन्म देता है या उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए। जनन किसी एक जीव के जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूरी प्रजाति की निरंतरता के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है। इसे ऐसे समझिए, यदि किसी प्रजाति के जीव जनन करना बंद कर दें तो धीरे धीरे उस प्रजाति के जीवों की संख्या कम होती जाएगी और अंततः उस प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसलिए जनन के कारण किसी प्रजाति के जीवों की संख्या बनी रहती है और उसकी निरंतरता बनी रहती है। और एक और रोचक बात, जनन के दौरान संततियों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये विभिन्नताएं बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी प्रजाति के अस्तित्व में सहायक हो सकती हैं। तो याद रखिए, जनन एक जीव को जीवित रखने के लिए नहीं बल्कि पूरी प्रजाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि जनन को जीवों की निरंतरता का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब समझते हैं जनन में डीएनए की क्या भूमिका होती है। विद्यार्थियों, हमारी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में डीएनए उपस्थित होता है और इसी डीएनए में जीव के आनुवंशिक गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। जब जनन की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले डीएनए की प्रतिकृति यानी उसकी एक नई प्रति बनती है। इसे एक क्रम में समझिए। डीएनए की प्रतिकृति, इससे कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण, इससे कोशिका विभाजन, इससे नई संतति। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डीएनए की प्रतिकृति बनना हमेशा 100% पूर्ण और त्रुटिरहित प्रक्रिया नहीं होती। इस दौरान बहुत छोटी छोटी विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण संतति अपने जनक से समान गुण रखती है, लेकिन बिल्कुल हूबहू समान नहीं होती। यानी प्रकृति में एक तरफ समानता आती है जिससे प्रजाति के गुण आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ विभिन्नता आती है जो बदलती हुई परिस्थितियों में जीवों के अस्तित्व के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए याद रखिए, डीएनए की प्रतिकृति जनन की एक महत्वपूर्ण आधारभूत प्रक्रिया है और डीएनए में उत्पन्न छोटी विभिन्नताएं संतति में विविधता का कारण बन सकती हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर समझने के लिए सबसे पहले याद रखिए कि डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। जनन के समय डीएनए की प्रतिकृति बनती है जिससे ये आनुवंशिक सूचनाएं संतति कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति जनन के लिए आवश्यक है। परीक्षा में उत्तर लिखते समय इसे इसी क्रम में लिखिए। डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जिनसे डीएनए की प्रतिकृति बनती है और इससे आनुवंशिक सूचना संतति कोशिकाओं तक पहुंचती है। बस यही इस प्रश्न का मुख्य उत्तर है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। डीएनए की प्रतिकृति बनते समय प्रक्रिया हमेशा पूरी तरह त्रुटि रहित नहीं होती। इस दौरान कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं। इन छोटे परिवर्तनों को विभिन्नता कहा जाता है। यही विभिन्नताएं संतति को अपने जनक से थोड़ा अलग बनाती हैं। इसलिए याद रखिए, डीएनए की प्रतिकृति छोटे परिवर्तन विभिन्नता संतति में अंतर, और यही विभिन्नताएं जीवों में विविधता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, विभिन्नता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों, मान लीजिए पर्यावरण में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, जैसे तापमान में बहुत अधिक वृद्धि। यदि किसी प्रजाति के सभी जीव बिल्कुल एक जैसे हों तो बदलती परिस्थितियां पूरी प्रजाति के लिए समस्या पैदा कर सकती हैं। लेकिन यदि कुछ जीवों में ऐसी विभिन्नता मौजूद है जो उन्हें बदली हुई परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है,
तो उन जीवों के जीवित रहने की संभावना अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, तापमान बढ़ने पर कुछ ताप सहिष्णु जीवाणु जीवित रह सकते हैं, जबकि अन्य जीवाणु प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए विभिन्नता बदलते पर्यावरण में प्रजाति के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और परीक्षा के लिए यह बात बिल्कुल याद रखिए, विभिन्नता किसी एक जीव के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होती, लेकिन यह पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब हम समझेंगे जनन की मुख्य विधियों के बारे में। विद्यार्थियों, जनन को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में सामान्यतः केवल एक ही जनक भाग लेता है। इस प्रक्रिया में नई संतति का निर्माण एक ही जनक से होता है। अब आते हैं लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन में दो जनकों से प्राप्त जनन कोशिकाओं का योगदान होता है। इस प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाओं का मिश्रण होता है, इसलिए इसमें आनुवंशिक विभिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। तो परीक्षा के लिए इसे बहुत आसानी से याद रखिए। अलैंगिक जनन सामान्यतः एक जनक, लैंगिक जनन दो जनकों की जनन कोशिकाओं का योगदान और अधिक आनुवंशिक विभिन्नता। आगे हम इन दोनों प्रकार के जनन को उदाहरणों के साथ विस्तार से समझेंगे। अब हम समझते हैं अलैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से। विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन में नई संतति का निर्माण केवल एक ही जीव से होता है। इस जनन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सामान्यतः जनन कोशिकाओं के संलयन की आवश्यकता नहीं होती। यानी यहाँ दो अलग अलग जनकों की जनन कोशिकाओं के मिलने की जरूरत नहीं होती। इसे सरल भाषा में ऐसे याद रखिए, एक जनक जनन कोशिकाओं का संलयन आवश्यक नहीं, नई संतति। अलैंगिक जनन की यही सरल और महत्वपूर्ण विशेषता इसे लैंगिक जनन से अलग बनाती है। आगे हम अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियों को उदाहरणों के साथ समझेंगे। अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियों के बारे में। विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है। परीक्षा की दृष्टि से इसकी 7 प्रमुख विधियां याद रखना बहुत जरूरी है। पहली है द्विखंडन, दूसरी बहुखंडन, तीसरी विखंडन, चौथी पुरुद्भवन, पांचवीं मुकुलन, छठी कायिक प्रवर्धन और सातवीं बीजाणु द्वारा जनन। तो एक बार क्रम से दोहरा लेते हैं। द्विखंडन, बहुखंडन, विखंडन, पुरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु द्वारा जनन। इन सभी विधियों को हम अब एक एक करके सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे। परीक्षा में यदि प्रश्न आए, अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां लिखिए, तो इन 7 विधियों को क्रम से लिखना न भूलें। अब हम अलैंगिक जनन की पहली विधि समझते हैं, द्विखंडन। विद्यार्थियों, जब किसी एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन के द्वारा दो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं, तो इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। एक कोशिका कोशिका विभाजन, दो संतति कोशिकाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा। अमीबा में द्विखंडन के दौरान कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं, लेशमानिया। लेशमानिया का शरीर एक निश्चित आकार का होता है, इसलिए इसमें कोशिका का विभाजन एक निश्चित तल से होता है। तो परीक्षा के लिए इसे ऐसे याद रखिए, अमीबा द्विखंडन किसी भी तल से विभाजन और लेशमानिया द्विखंडन निश्चित तल से विभाजन। यह छोटा सा अंतर परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि है बहुखंडन। विद्यार्थियों, जब एक कोशिका एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को बहुखंडन कहते हैं। इसे सरल क्रम में समझिए। पहले एक कोशिका, इसका अनेक भागों में विभाजन और परिणाम अनेक संतति कोशिकाएं। बहुखंडन का प्रमुख उदाहरण है प्लैज्मोडियम। तो परीक्षा के लिए एक बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए, प्लैज्मोडियम में जनन विधि है बहुखंडन। यानी जहां एक कोशिका से एक साथ अनेक संतति कोशिकाएं बने, वहां हम उसे बहुखंडन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि है विखंडन।
विद्यार्थियों, सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीवों में शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। इनमें से प्रत्येक टुकड़ा आगे विकसित होकर एक नया जीव बना सकता है। इसी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। इसे आसान क्रम में समझिए। एक जीव, इसके हुए छोटे छोटे टुकड़े, फिर प्रत्येक टुकड़े का विकास और हर टुकड़े से नया जीव। विखंडन का प्रमुख उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बना सकता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, स्पाइरोगायरा की जनन विधि है विखंडन। ध्यान रखिए, यहाँ मुख्य बात है शरीर का टूटकर टुकड़ों में बंटना और प्रत्येक टुकड़े का नए जीव में विकसित होना। अब हम अलैंगिक जनन की एक और महत्वपूर्ण विधि समझते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। विद्यार्थियों, जब किसी जीव के शरीर का कोई भाग अलग हो जाने के बाद विशेष कोशिकाओं की सहायता से विकसित होकर एक नया जीव बना सकता है, तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। शरीर का भाग अलग हुआ और इस भाग में विशेष कोशिकाओं का विभाजन, इसके बाद नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण और फिर बना नया जीव। इसके प्रमुख उदाहरण हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया। इन जीवों में विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक नई कोशिकाएं बनाती हैं। आगे चलकर ये कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं और नया जीव विकसित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए, पुनरुद्भवन और सामान्य जनन एक ही बात नहीं है। हर जटिल जीव के शरीर के किसी भी भाग को अलग करने पर सामान्यतः उससे नया जीव नहीं बन जाता। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, हाइड्रा और प्लेनेरिया में जनन की विधि है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। और ध्यान रहे, पुनरुद्भवन की क्षमता जीव की विशेष संरचना और कोशिकाओं पर निर्भर करती है। अब हम अलैंगिक जनन की अगली महत्वपूर्ण विधि समझते हैं, मुकुलन। विद्यार्थियों, जब किसी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार, जिसे मुकुल कहते हैं, विकसित होता है और धीरे धीरे बढ़कर नया जीव बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। इसे आसान क्रम में समझिए। जनक का शरीर, इस पर बना एक छोटा उभार या मुकुल, फिर हुआ मुकुल का विकास, इससे बना नया जीव और फिर ये नया जीव जनक से अलग। मुकुलन का प्रमुख उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन से शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है। यह उभार धीरे धीरे बढ़ता है और एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है। इसके बाद यह जनक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने लगता है। तो परीक्षा के लिए एक बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए, हाइड्रा में होगा मुकुलन। याद रखने की ट्रिक है, हाइड्रा का मुकुलन, यानी हाइड्रा को देखते ही मुकुलन याद आना चाहिए। अब हम अलैंगिक जनन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि समझते हैं, कायिक प्रवर्धन। विद्यार्थियों, जब पौधों के जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक भागों से नए पौधे विकसित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे आसान क्रम में समझिए। जड़, तना या पत्ती, इनसे बना नया पौधा। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली और ब्रायोफिलम। इस विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे तैयार होने वाले पौधे सामान्यतः आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ समझिए। पहला, कम समय में नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, कई पौधों में फल और फूल जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा, जिन पौधों में बीज बनने की क्षमता कम होती है या बीज से पौधा तैयार करना कठिन होता है, उन्हें भी इस विधि से उगाया जा सकता है। और चौथा, नए पौधे जनक पौधे के समान गुण रखते हैं। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बने तो कायिक प्रवर्धन। और उदाहरणों में खास तौर पर याद रखें गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, चमेली और ब्रायोफिलम। अब हम अलैंगिक जनन की एक और महत्वपूर्ण विधि समझते हैं, बीजाणु द्वारा जनन। विद्यार्थियों, कुछ जीव अपनी विशेष संरचनाओं में बीजाणु बनाते हैं। इन्हीं बीजाणुओं के द्वारा नए जीव का निर्माण हो सकता है। इसका प्रमुख उदाहरण है राइजोपस। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी सुरक्षात्मक भित्ति होती है। यह भित्ति बीजाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में सहायता करती है।
जब बीजाणुओं को अनुकूल और नम परिस्थितियां मिलती हैं तो वे अंकुरित हो जाते हैं और आगे विकसित होकर नया जीव बना सकते हैं। इसे एक आसान क्रम में याद रखिए। बीजाणु का निर्माण, मोटी भित्ति से सुरक्षा, अनुकूल और नम परिस्थितियां, अंकुरन, नया जीव। और परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, राइजोपस में जनन होगा, बीजाणु द्वारा जनन। तो जब भी राइजोपस का नाम आए तुरंत याद कीजिए बीजाणु द्वारा जनन। अब तक हमने अलैंगिक जनन की सभी प्रमुख विधियों को समझ लिया है। आइए एक बार इन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। अमीबा में जनन विधि है द्विखंडन। प्लैज्मोडियम में जनन विधि है बहुखंडन। स्पाइरोगायरा में जनन विधि है विखंडन। प्लेनेरिया और हाइड्रा में जनन विधि है पुरुद्भवन या पुनर्जनन। हाइड्रा में जनन विधि है मुकुलन। गुलाब, गन्ना और ब्रायोफिलम में जनन विधि है कायिक प्रवर्धन। राइजोपस में जनन विधि है बीजाणु द्वारा जनन। तो परीक्षा के लिए इन उदाहरणों को अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार फिर क्रम से दोहराते हैं। अमीबा द्विखंडन, प्लैज्मोडियम बहुखंडन, स्पाइरोगायरा विखंडन, प्लेनेरिया हाइड्रा पुरुद्भवन, हाइड्रा मुकुलन, गुलाब, गन्ना, ब्रायोफिलम कायिक प्रवर्धन, राइजोपस बीजाणु द्वारा जनन। अब हम जनन की दूसरी महत्वपूर्ण विधि समझते हैं, लैंगिक जनन। विद्यार्थियों, जिस जनन में दो अलग अलग जनकों से प्राप्त जनन कोशिकाओं का योगदान होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें आनुवंशिक सूचनाओं का संयोजन होता है, इसलिए इसमें विभिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। अब समझते हैं युग्मक क्या होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा जनन कोशिकाएं, जिन्हें युग्मक कहते हैं, भाग लेती हैं। नर युग्मक सामान्यतः अपेक्षाकृत छोटे और अधिक गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें भोजन का भंडार हो सकता है। तो परीक्षा के लिए इसे ऐसे याद रखिए। लैंगिक जनन नर और मादा युग्मक, आनुवंशिक सूचनाओं का संयोजन, अधिक विभिन्नता। और युग्मकों की विशेषता, नर युग्मक छोटा और अधिक गतिशील, मादा युग्मक बड़ी और भोजन का भंडार रखने वाली। यही लैंगिक जनन की मूल अवधारणा है, जिसे आगे हम उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी तरह समझेंगे। अब हम समझेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। विद्यार्थियों, पुष्पी पौधों में जनन के प्रमुख अंग फूल में पाए जाते हैं, इसलिए फूल को पौधे का एक महत्वपूर्ण जनन अंग माना जाता है। फूल में मुख्य रूप से दो जनन अंग होते हैं। पहला पुंकेसर, जो नर जनन है। पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश में परागकण बनते हैं। यही परागकण नर जनन कोशिकाओं के निर्माण से संबंधित होते हैं। अब आते हैं दूसरे जनन अंग पर, स्त्रीकेसर, जो मादा जननांग है। स्त्रीकेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो परीक्षा के लिए इसे एकदम स्पष्ट तरीके से याद रखिए। पुंकेसर नर जननांग परागकोश प्लस तंतु, स्त्रीकेसर मादा जननांग वर्तिकाग्र प्लस वर्तिका प्लस अंडाशय। और सबसे महत्वपूर्ण, परागकोश में परागकण तथा अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। यही पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की मूल संरचना है। अब हम समझते हैं परागण को। विद्यार्थियों, जब परागकण पुंकेसर से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण, जब परागकणों का स्थानांतरण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा है परपरागण, जब एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। अब सवाल आता है कि परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते कैसे हैं? इनका स्थानांतरण वायु, जल या विभिन्न प्राणियों द्वारा हो सकता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, उसी फूल में परागकणों का स्थानांतरण तो स्वपरागण, एक फूल से दूसरे फूल तक परागकणों का स्थानांतरण तो परपरागण।
और परागकणों के स्थानांतरण के माध्यम हो सकते हैं वायु, जल और प्राणी। बस परागण की पूरी अवधारणा इतनी ही सरल है। अब हम लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझेंगे, निषेचन। विद्यार्थियों, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणामस्वरूप एक नई कोशिका बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज आगे चलकर विभाजित होकर भ्रूण के रूप में विकसित होता है। अब पूरी प्रक्रिया को क्रम से समझिए। परागण, परागनली का विकास, नर युग्मक का अंड कोशिका तक पहुंचना, निषेचन, युग्मनज भ्रूण। यानी सबसे पहले परागण होगा, फिर परागनली विकसित होगी, नर युग्मक अंड कोशिका तक पहुंचेगा और दोनों के संलयन से युग्मनज बनेगा। आगे यही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, निषेचन, युग्मनज। यही लैंगिक जनन में नई संतति के विकास की शुरुआत है। अब समझते हैं कि निषेचन के बाद फूल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। विद्यार्थियों, निषेचन के बाद फूल की विभिन्न संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। इन्हें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बीजांड, ये बीज में बदल जाता है। दूसरा, अंडाशय, ये फल में बदल जाता है। तीसरा, युग्मनज, ये भ्रूण का निर्माण करता है। और आगे भ्रूण, ये नया पौधा बनने की क्षमता रखता है। इसे एक आसान क्रम में याद रखिए, बीजांड से बीज, से भ्रूण, से नया पौधा। जब बीज को उचित परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे पर्याप्त जल, वायु और उपयुक्त तापमान, तो बीज अंकुरित होकर नया पौधा बना सकता है। तो परीक्षा के लिए यह 4 बातें बिल्कुल पक्की कर लीजिए, बीजांड से बीज, अंडाशय से फल, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से नया पौधा। और याद रखिए, बीज के अंदर भावी पौधा यानी भ्रूण उपस्थित होता है। अब हम समझते हैं मानव में लैंगिक जनन के बारे में। विद्यार्थियों, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। इसमें नर और मादा जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं और उनके संलयन से नई संतति के विकास की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में शरीर में कई प्राकृतिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन शरीर को धीरे धीरे लैंगिक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। लैंगिक परिपक्वता से संबंधित इस अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, मानव में जनन की विधि होती है लैंगिक जनन। किशोरावस्था में आरंभ हो जाता शरीर में जैविक परिवर्तन। लैंगिक परिपक्वता की अवधि कहलाती है यौवनारंभ। ये सभी परिवर्तन मानव शरीर के सामान्य विकास और प्रजनन क्षमता के विकास से संबंधित होते हैं। अब हम समझते हैं मानव नर जनन तंत्र के बारे में। विद्यार्थियों, मानव नर जनन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। इसके प्रमुख अंग हैं वृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिश्न। अब एक एक करके महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। सबसे पहले हैं वृषण। वृषण में शुक्राणु बनते हैं। इसके अलावा वृषण टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं। वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कुछ कम तापमान उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरॉन की। टेस्टोस्टेरॉन एक प्रमुख नर लैंगिक हार्मोन है। यह शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लड़कों में यौवनावस्था के दौरान होने वाले कई शारीरिक परिवर्तनों से भी संबंधित है। तो परीक्षा के लिए 3 बातें बिल्कुल याद रखिए। वृषण, इसमें होता है शुक्राणु का निर्माण। वृषण, इसमें होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन। वृषण कोश, ये वृषण को शरीर के सामान्य तापमान से कुछ कम तापमान पर रखने में सहायक। इन्हीं अंगों और उनके कार्यों को समझना मानव नर जनन तंत्र को समझने की पहली सीढ़ी है। अब हम समझते हैं मानव मादा जनन तंत्र के बारे में। विद्यार्थियों, मानव मादा जनन तंत्र भी कई महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बना होता है। इसके प्रमुख अंग हैं अंडाशय, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि।
सबसे पहले समझते हैं अंडाशय को। अंडाशय में अंड कोशिकाएं बनती हैं। इसके साथ ही अंडाशय कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन भी उत्पादित करते हैं जो मादा जनन तंत्र के विकास और कार्यों में भूमिका निभाते हैं। अब अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब की बात करें। यह अंडाशय और गर्भाशय के बीच संबंध स्थापित करने वाली नलिका है। इसके बाद आता है गर्भाशय, जो मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। ग्रीवा गर्भाशय का निचला भाग है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है, और योनि जनन तंत्र का बाहरी मार्ग है। तो परीक्षा के लिए मुख्य अंग एक बार दोहरा लेते हैं। अंडाशय, फिर अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय, फिर ग्रीवा, फिर योनि। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंडाशय में अंड कोशिकाएं बनती हैं और कुछ हार्मोन भी उत्पादित होते हैं। इन्हीं अंगों के समन्वय से मानव मादा जनन तंत्र अपना कार्य करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं। मानव में निषेचन कहाँ होता है? विद्यार्थियों, मानव में जब शुक्राणु और अंड कोशिका का मिलन होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मानव में निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। यह युग्मनज लगातार विभाजित होता है और आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। इसे एक आसान क्रम में याद रखिए। शुक्राणु प्लस अंड कोशिका, इनका होगा निषेचन, इससे बनेगा युग्मनज जिसका होगा कोशिका विभाजन और फिर बनेगा भ्रूण। और परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न, मानव में निषेचन कहाँ होता है? उत्तर, मानव में निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में होता है। बस यह उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और याद रखने योग्य है। अब हम समझते हैं भ्रूण का विकास और प्लेसेंटा के बारे में। विद्यार्थियों, निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज विभाजित होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है और गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है। इसके बाद यह लगातार विभाजित होकर धीरे धीरे भ्रूण के रूप में विकसित होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण संरचना बनती है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मां और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से भ्रूण को मां के शरीर से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त होते हैं। वहीं भ्रूण में बने अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रक्त में पहुंचते हैं, जहां उनका निष्कासन होता है। इसे आसान तरीके से याद रखिए। मां से भ्रूण प्राप्त करता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज और आवश्यक पदार्थ। भ्रूण से मां प्राप्त करती है अपशिष्ट पदार्थ। मानव में गर्भावस्था की अवधि लगभग 9 महीने होती है, जिसके दौरान भ्रूण का क्रमिक विकास होता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, प्लेसेंटा एक पुल है जो मां और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण। और ध्यान रहे, प्लेसेंटा भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति और अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम समझते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव के बारे में। विद्यार्थियों, मादा शरीर में प्रत्येक चक्र के दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी होती है। इसका उद्देश्य संभावित गर्भावस्था के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना होता है। लेकिन यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो इस मोटी आंतरिक परत की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद गर्भाशय की यह परत धीरे धीरे टूटकर रक्त और म्यूकस के साथ शरीर से बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। सामान्य रूप में इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन हो सकती है। इसे आसान क्रम में याद रखिए। निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय की आंतरिक परत की आवश्यकता नहीं, इसलिए परत टूटकर बाहर निकलती है। यही है रजोधर्म या ऋतुस्राव। तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, निषेचन न होने पर गर्भाशय की आंतरिक परत के टूटने और रक्त तथा म्यूकस के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। यह मानव मादा जनन तंत्र की एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। विद्यार्थियों, स्वस्थ जीवन के लिए अपने शरीर और जनन तंत्र के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर में होने वाले सामान्य जैविक परिवर्तनों को समझना चाहिए। इसके साथ ही यौन संचारित संक्रमणों से बचाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख संक्रमण है।
गोनेरिया, सिफिलिस और HIV एड्स। HIV का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसी प्रकार एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इनसे बचाव के लिए सुरक्षित व्यवहार, सही जानकारी और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भविष्य में अनचाहे गर्भ से बचाव के लिए उचित गर्भनिरोधी विधियों की वैज्ञानिक जानकारी भी जनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, जनन स्वास्थ्य यानी वैज्ञानिक जानकारी प्लस संक्रमणों से बचाव प्लस उचित स्वास्थ्य देखभाल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शरीर और जनन तंत्र के बारे में सही जानकारी हमें स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन के लिए तैयार करती है। अब हम समझते हैं गर्भनिरोध की विभिन्न विधियों के बारे में। विद्यार्थियों, गर्भनिरोध का मुख्य उद्देश्य निषेचन या गर्भधारण को रोकना है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। अध्याय में मुख्य रूप से 4 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। पहली, यांत्रिक अवरोध विधि। इसमें ऐसी बाधा का उपयोग किया जाता है जो शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोकती है। इसका उदाहरण है कंडोम। दूसरी, हार्मोन आधारित विधियां। इनमें हार्मोन के प्रभाव के द्वारा अंड के मोचन को रोकने में सहायता मिलती है। इसका उदाहरण है गर्भनिरोधी गोलियां। तीसरी, अंतर्गर्भाशयी युक्ति, जिसे IUD भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है कॉपर टी। चौथी, शल्यक्रिया द्वारा अवरोध। इसमें पुरुष में शुक्रवाहिकाओं और स्त्री में अंडवाहिनी को अवरुद्ध किया जाता है। इससे शुक्राणु और अंड कोशिका के मिलने की संभावना कम होती है और निषेचन को रोका जा सकता है। तो परीक्षा के लिए चारों विधियां याद रखिए। यांत्रिक अवरोध कंडोम, हार्मोन आधारित विधि गर्भनिरोधी गोलियां, अंतर्गर्भाशयी युक्ति कॉपर टी, शल्यक्रिया द्वारा अवरोध शुक्रवाहिनी या अंडवाहिनी को अवरुद्ध करना। ध्यान रखिए, गर्भनिरोध की अलग अलग विधियों की उपयुक्तता अलग हो सकती है, इसलिए वास्तविक जीवन में इनके बारे में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी से सही चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अब हम परीक्षा की दृष्टि से अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर समझते हैं। विद्यार्थियों, यह तुलना बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में सीधे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जनकों की संख्या की। अलैंगिक जनन में सामान्यतः एक ही जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनकों की जनन कोशिकाओं का योगदान होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है युग्मकों का संलयन। अलैंगिक जनन में सामान्यतः युग्मकों का संलयन आवश्यक नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। तीसरा अंतर है विभिन्नता। अलैंगिक जनन में संतति में विभिन्नता अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि लैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। और चौथा अंतर है प्रक्रिया की जटिलता। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया सामान्यतः सरल होती है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल होती है। तो परीक्षा में इसे 4 बिंदुओं से याद रखिए। 1 जनक अलैंगिक, 2 जनकों की जनन कोशिकाओं का योगदान लैंगिक, कम विभिन्नता अलैंगिक, अधिक विभिन्नता लैंगिक। और याद रखिए, अलैंगिक जनन सामान्यतः सरल और तेज होता है, जबकि लैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। बहुत महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न। अमीबा द्विखंडन, प्लैज्मोडियम बहुखंडन, स्पाइरोगायरा विखंडन, हाइड्रा मुकुलन, राइजोपस बीजाणु द्वारा जनन, कायिक जनन गन्ना, गुलाब, अंगूर, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंड कोशिका, निषेचन का परिणाम युग्मनज, पुष्प का नर जन्नांग पुंकेसर, पुष्प का मादा जन्नांग स्त्रीकेसर, परागकण परागकोश में, बीजांड अंडाशय में, मानव में निषेचन अंडवाहिनी में, भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा, रजोधर्म निषेचन न होने पर गर्भाशय की परत का टूटकर बाहर निकलना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। DNA की प्रतिकृति जनन के लिए क्यों आवश्यक है? विभिन्नता का प्रजाति के अस्तित्व में क्या महत्व है? अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कायिक प्रवर्धन क्या है? इसके लाभ लिखिए। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए।
मानव नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। निषेचन तथा भ्रूण के विकास को समझाइए। जनन स्वास्थ्य तथा गर्भनिरोध की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चित्रों के लिए विशेष तैयारी। परीक्षा से पहले इन 8 चित्रों का अभ्यास जरूर करें। अमीबा में द्विखंडन, प्लैज्मोडियम में बहुखंडन, हाइड्रा में मुकुलन, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, मानव नर जनन तंत्र, मानव मादा जनन तंत्र, परागनली एवं निषेचन, बीज का अंकुरण। टिप: चित्र बनाते समय नामांकन साफ रखें और सभी प्रमुख भागों के नाम सही लिखें। अंतिम समय की सुपर रिवीजन ट्रिक।